हाँ साहब, तो पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने आवर्त सारणी के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी। अब इसे आगे बढ़ाते हैं और देखिए परमाणवीय त्रिज्या। परमाणवीय त्रिज्या, परमाणवीय त्रिज्या किसे कहते हैं? देखो, परमाणु यानी नाभिक से बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी को, क्या साहब, नाभिक से, किसी परमाणु में नाभिक से बाहरी कोश के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणवीय त्रिज्या कहते हैं। जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते थे? त्रिज्या कहते थे। ठीक इसी प्रकार किसी परमाणु में नाभिक से बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणवीय त्रिज्या कहते हैं। लेकिन तरंग यांत्रिकी के अनुसार इसे हम स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन अभ्र की कल्पना की गई है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है उसका निश्चित स्थान अपन को पता नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस परिभाषा को कंप्लीट नहीं माना जाता। तो इस परिभाषा को ठीक प्रकार से बताने के लिए तरंग यांत्रिकी के अनुसार 3 अन्य परिभाषाएं दी गई, जिनकी मदद से हम परमाणवीय त्रिज्या को समझा सकते हैं। तो पहली बात देखिए, इसमें आप देख रहे हैं परमाणवीय त्रिज्या को बताने के लिए 3 बातें और कही गई। पहली है साहब सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या क्या है साहब? देखो, सहसंयोजक बंध से बंधित, ये सहसंयोजक बंध बना। सहसंयोजक बंध कैसे बनता है साहब? जब 2 परमाणु पास पास आते हैं तो दोनों परमाणु आपस में अतिव्यापन करते हैं, साझा करते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो 2 परमाणु जब पास पास आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन अभ्र जो हैं, जो बाद में हम थ्योरी ऑफ बीवीटी बताएंगे उससे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन अभ्र इन दोनों नाभिकों के मध्य में आ जाएंगे। तो सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। यानी परमाणवीय त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए 3 अन्य त्रिज्याओं का सहारा लिया गया, जिनमें पहली थी सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा क्या हुई साहब? सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो सहसंयोजक बंध कैसे बनता है उसके बारे में हम जब अतिव्यापन आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जो तीसरा आपका जो पाठ चलता है उसमें आपको बताएंगे ये अतिव्यापन कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तो ये हो गई आपके सहसंयोजक त्रिज्या, यानी इसमें दोनों परमाणु देखो एक दूसरे को काट रहे हैं। दूसरी बात धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, तो धात्विक त्रिज्या जैसा शब्द है धातु, यानी किसी धातु क्रिस्टल में, और धातु क्रिस्टल क्या एक दूसरे के स्पर्श करेंगे, वो एक दूसरे के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि धातु ठोस होता है तो ठोस एक दूसरे के भीतर नहीं घुसेंगे, वो स्पर्श करेंगे। और यहां पर देखो परमाणु अंदर घुसे हुए हैं, तो क्या हो गया? धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी धातु क्रिस्टल में, किसी धातु क्रिस्टल में 2 निकटतम धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है साहब? धात्विक त्रिज्या कहलाती है। तो देखो ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। तीसरी बात आती है धात्विक त्रिज्या हो गई,
तीसरी होती है वान डर वाल्स त्रिज्या। वान डर वाल्स त्रिज्या किसे कहते हैं साहब? ये जो त्रिज्याएं पाई जाती हैं गैसों में पाई जाती हैं, खास करके अक्रिय गैसों में पाई जाती हैं और अबंधित परमाणुओं की। इसमें क्या है, परमाणु एक दूसरे से बंधे नहीं होंगे, दूर दूर होंगे। अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, यानी गैसों में पाई जाती है और अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? वान डर वाल्स त्रिज्याएं कहलाती हैं, जो कि अक्रिय गैसों में पाई जाती हैं। तो ये तीन त्रिज्याओं के सहारे इस परमाणुीय त्रिज्या को समझाया गया। अब बात आती है परमाणुीय त्रिज्या में आवर्तिता। ये चीज अपन को सीखनी चाहिए, क्योंकि इस पर ही पूरा पाठ चलता है। ये एक लाइन जो है उसको अपन सीख लें और उसी पर ये सारा की सारा पाठ आधारित होता है। इसको ढंग से सीखना है कि देखो परमाणुीय त्रिज्या में आवर्तिता मतलब क्या हुआ? ली, बी, बा, तो, नो, फा, नी, अल, सी, सोडियम, मैग्नीशियम, अल, सी, फा, सु, काला। ठीक साहब, ये आपके पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। परमाणुीय त्रिज्या में आवर्तिता का क्या मतलब होता है? यानी परमाणु में हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं। आवर्त में तो कहां चलना पड़ता है? बाएं से दाएं। और वर्ग में कहां चलना पड़ता है? ऊपर से नीचे। ये देखो आवर्त है, जिसके बारे में हमने आपको सारणी में बताया। और ये है वर्ग। वर्ग में कहां चलेंगे हम? ऊपर से नीचे। और आवर्त में कहां जाएंगे? बाएं से दाएं। तो परमाणु की जो त्रिज्या है उसमें क्या परिवर्तन होंगे? यानी लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन का इस तरह जाने पर घटेंगी या बढ़ेंगी? यही तो परिवर्तन पूछ रहा है। दूसरी बात, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणुीय जो त्रिज्या है वो घटेंगी या बढ़ेंगी। तो चेक करते हैं इस बात को। देखें साहब, ये तुम्हारा नाभिक, ये पहला कोश हो गया के और ये हो गया आपका एल। के एल है एन। तो परमाणु को बोर ने किस में बांटा? कोशों में। कोश कौन से होते? के, एल, एम और एन। फिर इसको उपकोशों में बांटा। उपकोश कौन कौन से होते? एस, पी, डी और एफ। फिर उपकोशों को कक्षकों में बांटा। जैसे पी के 3 भाग होते हैं, डी के 5 भाग होते हैं, एफ के 7 भाग होते हैं। इस बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो कहाँ करेंगे? परमाणु संरचना के अंतर्गत। तो यहाँ फिलहाल देखें साहब, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक में भर गया, एक और भरा हीलियम, पूरा कोश हो गया। इसको तो आप छोड़िए, यहां पर पूरा। अब आ जाओ दूसरे वाले में। देखो साहब, ये लिथियम, ध्यान से देखेंगे इस बात को। ये लिथियम परमाणु क्रमांक कितना? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन भरा, नाभिक में प्रोटॉन भरा, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ा, यानी नाभिक में नाभिकीय आवेश बढ़ा। प्रोटॉन इस बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन होता है धनावेश। तो ये नाभिक में जो प्रोटॉन बढ़ा है ये बाहरी कोश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो उसको बांधे रखेगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा और नाभिक में क्या हुआ? प्रोटॉन बढ़ेगा। तो नाभिक का जो नाभिकीय आवेश है ZeEFF,
इज लेस देन जेड। ये जो प्रभावी, इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, और इसको बोलते हैं नाभिकीय आवेश। तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उसका जो मान होता है वो बाहरी कोश पर नाभिकीय आवेश की तुलना में कम लगता है। क्यों? जैसे अपने हाथ में खूब ताकत है तो अपन इस हाथ को लगाएंगे, जोर लगाएंगे, तो आप समझ रहे हो ये पूरी ताकत नहीं लग रही इसकी, इस पूरी ताकत से कुछ कम लगती है, वो कहलाती है जेड इफेक्टिव, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भरेगा। देखो आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में भरता है, कोश नहीं बदल रहा है, उसी कोश में भर रहे हैं, यानी एक ही कमरे में जा रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इसमें भरेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ा, इनमें क्या लड़ाई होती है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन भरते हैं, नाभिक में आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि एक हद सीमा तक ये आकर्षित करते हैं, प्रोटॉनों में प्रतिकर्षण नहीं होता, आगे चल के प्रतिकर्षण बढ़ता है, जो आपके उसकी क्रियाएं होती हैं, विकिरण निकलती हैं, अल्फा बीटा कण, ये सब बात की बातें। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ प्रोटॉन बढ़ा, नाभिकीय आकर्षण बढ़ा, नाभिक ने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया, क्योंकि धन ऋण को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। जब किसी चीज को आकर्षित किया जाता है, खींचा जाता है, तो वो पास आती है, और पास आती है तो दूरी कम होती है, और दूरी कम होती है तो क्या होता है? आकार घटते हैं, यानी कि लिथियम से बेरिलियम की ओर गए, आकार घटा। फिर इसी प्रकार तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा, नाभिक में प्रोटॉन भरा, नाभिक ने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया, आकर्षित किया तो क्या हुआ? आकार घटा। फिर ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, देखो यहां तक भरे, चौथा, पांचवा, छठा और सात, तो 7 तक जब तुम यहां भर लोगे ये आकार घटते जाते हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिक बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अधिक बल से आकर्षित करता है, यानी आकर्षण बढ़ता है, और जब आकर्षण बढ़ता है तो आकार कम होता है। और फिर 8वां जब इलेक्ट्रॉन भरता है, यानी जैसे ही विन्यास अक्रिय गैस के समान होता है तो आकार एकदम बढ़ जाते हैं। क्यों? ये पूरा कोश भर जाएगा, और जब पूरा कोश भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो ये कौन सी? वान डर वाल्स त्रिज्याएं पैदा हो जाएंगी, यानी अक्रिय गैसों के आकार अपने आवर्त में बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वान डर वाल्स त्रिज्याएं होती हैं, पूरा कोश भर जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान बढ़ता है। तो मैंने क्या कहा कि जब हम आवर्त में, कैसे लिखेंगे इस बात को? जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में भरता जाता है, और नाभिक में नाभिकीय आवेश की वृद्धि होती है, जिससे नाभिक बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक लगता है, जिससे नाभिक बाहरी कोश को अधिक बल से आकर्षित करता है। इस कारण आकार घट जाते हैं। तो आकार क्या? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटते हैं, और ये बात याद रखनी है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, आकार घटते हैं। लेकिन जैसे ही विन्यास आपके कहाँ अक्रिय गैसों पर पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान बढ़ जाएगा, तो अक्रिय गैस का आकार बड़ा होता है। ये प्रश्न आता है, अक्रिय गैसों के आकार अपने आवर्त में सबसे बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा कोश बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान बढ़ जाता है इससे, और जब प्रतिकर्षण हमेशा एक दूसरे को दूर ले जाने की कोशिश करेगा, आकर्षण एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करता है। और फिर दूसरी बात क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में? अक्रिय गैसों में जो त्रिज्याएं होती हैं
वो वान डर वाल्स त्रिज्याएं होती हैं, और वान डर वाल्स त्रिज्याओं के आकार क्या बड़े होते हैं, यानी वो बड़ी होती हैं। तो पहली बात हमने क्या बताई आपको, आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो मूल तथ्य क्या याद रखना है हमको, आकार घटते हैं लेकिन आकर्षण बल बढ़ता है। अब दूसरी बात आती है वर्ग में। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आए, देखो यहां से नीचे आए, फिर यहां से नीचे आए, फिर यहां से नीचे आए, फिर नीचे, फिर नीचे, तो देखो पहला n बराबर 1, फिर दूसरी बार नीचे आए, देखो फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, फिर छठी बार, फिर सातवीं बार, अपने आप तुम्हें दिख गए होगा आकार बढ़ गए, दूरी बढ़ गई। तो वर्ग में ऊपर नीचे आप देख रहे हो ना, यहां से दूरी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के साथ साथ ये कोश परिवर्तित होता जाता है, यानी कोश के कोश बढ़ते चले जाते हैं, जिससे नाभिक बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को कम बल से आकर्षित करता। उधर तो आकर्षण ज्यादा, इधर कम। जब आकर्षण कम होगा तो दूरी बढ़ जाएगी, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ते चले जाते हैं और नाभिकीय आकर्षण का मान कम होता है, यानी नाभिक बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को कम बल से आकर्षित करता है। तो वर्ग में आकार बढ़ते हैं, आवर्त में आकार घटते हैं। इधर जाओगे आकार घटेंगे, घटते हैं, और इधर जाएंगे आकार बढ़ते हैं। तो दो बात हो गई, आवर्त में बाएं से जाने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, आकार घटते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोश बढ़ते हैं, नाभिकीय आकर्षण कम होगा, आकार बढ़ते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परमाणुवीय त्रिज्या में आवर्तता कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? परमाणुवीय त्रिज्या में आवर्तता। अब इसके प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं साहब? सबसे पहली बात यह आती है, एक तो मैंने बता दिया आपको, अक्रिय गैसों की आकार अपने आवर्त में सबसे बड़े होते हैं। क्यों? इसका जवाब मैं आपको बता चुका। दूसरी बात, एक शब्द आता है आयन। एक शब्द आता है आयन। आयन किसे कहते हैं साहब? जिस पर आवेश उपस्थित होता है। वे तत्व जिन पर आवेश उपस्थित होता है क्या कहलाते? आयन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनायन, नंबर 2 ऋणायन। धनायन और ऋणायन। अब धनायन का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात। धनायन कब बनता है? जब उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो धनायन का निर्माण होता है। ऋणायन का निर्माण कब होता है? जब उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है तो ऋणायन बनता है। जैसे देखो धनायन, ये है आपके लिथियम, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ही प्रोटॉन। आपके 3 तो इसमें इलेक्ट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन। अब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन नहीं निकला। प्रोटॉन तो कितने हैं इसमें? 3, और इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और उदासीन में क्या पोजीशन है? 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ही प्रोटॉन। तो क्या हुआ? देखो यहां तो 3 3 को खींच रहा है, यहां 3 2 को खींच रहा है, यानी प्रश्न बन जाता है कि उदासीन परमाणु का आकार, उदासीन कौन हुआ? जिस उदासीन परमाणु किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्याएं कैसी होती हैं? समान पाई जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन परमाणु कहते हैं। और अब धनायन बना। धनायन कैसे बना? इलेक्ट्रॉन त्याग कर, 3 में तो 1 त्याग दियो, 2 रह गए,
यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन को 3 खींच रहे हैं, समझना मेरी बात, और यहां 3 को 3 खींच रहे, यानी कि प्रश्न बनेगा उदासीन परमाणु का आकार धनायन के आकार से बड़ा होता है क्यों, या धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है क्यों, या लिथियम प्लस का आकार लिथियम से छोटा होता है, या सोडियम प्लस का आकार Na प्लस का आकार Na सोडियम से कम पाया जाता है क्यों। देखो Na में कितने 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, इधर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, आपकी 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, ये हो गए साहब। तो यहाँ तो 11 11 खींच रही, बराबर की हो गया आकर्षण पर। यहाँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे, आकर्षण बढ़ गया कि नहीं। तो जब उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात धनायन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन निकल गए हो, किसका मान बढ़ गया, प्रोटॉन का, यानी नाभिकीय आवेश बढ़ गया। जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो नाभिक बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अधिक बल से आकर्षित करता है। जब अधिक बल से आकर्षित करेगा तो आकार छोटे होंगे, यानी कैसे लिखेंगे उत्तर कि जो उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात धनायन का निर्माण होता है। अतः धनायन का नाभिक बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अधिक बल से आकर्षित करता है, इसलिए धनायन का आकार छोटा पाया जाता है। ऐसे सोडियम से सोडियम प्लस कर देगा। इसी प्रकार ऋणायन के केस में देखें, जैसे साहब आपके क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, और ऋणायन बनाए। ऋणायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यानी Cl एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ये रह गए 17। अब आप खुद को ही दिख रहा है, यहाँ तो 17 को खींच रहे हैं, यहाँ 17 18 को खींच रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ा। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा, यानी आकार बढ़ेगा। तो उदासीन परमाणु का आकार अपने ऋणायन से छोटा होता है क्यों। उत्तर क्या होगा कि उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के पश्चात ऋणायन का निर्माण होता है, इसलिए ऋणायन का नाभिक बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को कम बल से आकर्षित करता है, इस कारण आकार बढ़ जाते हैं। तो Cl उदासीन परमाणु का आकार Cl माइनस से छोटा होता है क्यों, अथवा F का आकार F माइनस से छोटा होता है क्यों। इस प्रकार के प्रश्न इसके अंतर्गत चलेंगे। धन्यवाद। आगे संक्रमण तत्वों के आकार के बारे में, लैंथेनाइड संकुचन के बारे में, ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। जय गणेश जी महाराज, जय श्री राम।